वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लेकर के आ गए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट नंबर सेकेंड है। दोस्तों इसका पार्ट नंबर 1 है वो हम पहले कर चुके हैं। उसके अंदर जो इसके पहले वाले 25 क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने डिस्कस कर लिया। और आज का जो हमारा जो पार्ट क्वेश्चन होगा पार्ट नंबर सेकेंड, इसके अंदर अपन 26 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मेरी तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आपने जो भी टारगेट तय करके रखा है, मैं दुआ करता हूं कि दोस्तों वो टारगेट आपका 2021 में अवश्य पूरा हो। उसके लिए दोस्तों आज से ही आपको मन तन लगाकर दोस्तों अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी। दोस्तों यदि आपने नेवी एंड एयरफोर्स में जाने का दोस्तों टारगेट कर रखा है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों अभी से आप पढ़ाई को चालू कर दें, क्योंकि दोस्तों इस समय में जो बंदा पढ़ रहा है वही यानी नेवी एयरफोर्स की एग्ज़ाम के लिए दोस्तों उसको एग्ज़ाम को आसानी से फाइट कर सकता है। और दोस्तों अब हमारी जो रातें होती हैं वो भी बहुत बड़ी होती हैं, तो आप आसानी से देर रात तक या सुबह जल्दी उठकर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही दुआ करता हूँ कि आपने दो यानी जो भी टारगेट फिक्स करके रखा है वो 2021 में अवश्य पूरा हो, और उसके लिए दोस्तों आपको भी पूरे मन से मेहनत करनी होगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन है। आज के इस क्वेश्चन में आपको हमारा पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा जेट इंजन होता है वो किसके कन्वर्जन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना जो हमारे जो भी वायुयान होते हैं उसके अंदर जो जेट इंजन होता है वो हमारा संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ईंधन भरा होता है और जैसे ही ये ईंधन जलकर दोस्तों यानी बाहर निकलता है, तो यानी कि दोस्तों जितना यानी बहुत ही स्पीड से बाहर निकलता है, तो इस ईंधन का जितना संवेग होता है दोस्तों उतना ही संवेग यानी कि इस जेट इंजन का आगे की ओर होता है। तो इसके कारण जो हमारा ईंधन यदि पीछे की ओर निकल रहा है तो हमारा जेट इंजन आगे की ओर गति करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जेट इंजन होता है वो संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए हमारा 27वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल में रॉकेट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर सकता है क्योंकि, यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर दोस्तों जो वायुमंडल होता है उसके अंदर जो रॉकेट होता है दोस्तों ऊपर ऊर्ध्वाधर गति कर सकता है वो किसके कारण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी उत्सर्जित गैस के द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल। यानी दोस्तों इसकी रॉकेट के अंदर भी ईंधन भरा होता है और दोस्तों ये ईंधन जैसे ही यानी पीछे निकलता है तो इस पर यानी दोस्तों जो भी यानी वेलोसिटी लगती है इसका संवेग होता है। तो इसके कारण दोस्तों इससे यानी जो हमारी ये रॉकेट होती है इस पर एक प्रतिक्रिया बल लगता है, यानी समान संवेग रखने के लिए दोस्तों इस पर ऊपर की ओर बल लगता है, इसी कारण रॉकेट हमारे ऊपर उठ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी उत्सर्जित गैस के द्वारा आरोपित बल। यानी दोस्तों ये जो उत्सर्जित गैस होती है इनका जितना संवेग होता है उतना ही संवेग इसका रखने के लिए दोस्तों ये इसके ऊपर की ओर एक बल लगाती है। तो इसी के कारण हमारी जो रॉकेट होती है वो वायुमंडल में भी ऊपर की ओर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन यानी 28वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि द्रव्यमान एम की एक गेंद वी चाल से एक दीवार से लंबवत टकराती है तथा उसी प्रकार लंबवत वापस लौटती है। यदि दीवार के साथ गेंद का संपर्क टी समय तक है तब गेंद यानी गेंद द्वारा दीवार पर आरोपित बल होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि कोई हमारे दीवार है उस पर एक एम मास की जो गेंद है वो वी वेलोसिटी से इससे टकराती है और दोस्तों टकराने के बाद यह फिर से यानी इधर लौट आती है उसी वेलोसिटी से। तो दोस्तों आपको बताना है इस पर बल कितना लगेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यानी संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो दोस्तों संवेग बराबर हम जानते हैं संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा एम कोष्टक में V1 माइनस के V2 या V2 माइनस के V1। तो दोस्तों V1 का मान आपको यहाँ पर V दिया हुआ है और V2 का मान दोस्तों यानी डायरेक्शन चेंज हो गई यानी कि हो जाएगा माइनस का V। तो अपन V2 घटाएंगे V1 में से यानी V में से अपन माइनस करेंगे माइनस के V, तो ये हमारा हो जाएगा 2V। तो इस प्रकार से संवेग में जो परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा 2Vm। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो बल बराबर क्या हो जाएगा संवेग में परिवर्तन अपॉन में समय, यानी तो संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 2Vm अपॉन में समय आपको कितना दिया हुआ है यानी टी समय तक दोस्तों इसके साथ ये संपर्क में रहती है, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है वो किस समय में हो रहा है टी समय में। तो अपॉन में कर देंगे अपन टी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2Vm अपॉन में टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी
31वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि वो जो निकाय है उसका जो संवेग है वो संरक्षित रहता है हमेशा, कभी नहीं, जब तक निकाय पर कोई बाह्य बल न लगे या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों हमारा कोई भी निकाय है, यदि इस पर जब तक यानी कोई बाह्य बल नहीं लगता तो दोस्तों इसका संवेग संरक्षित रहता है। जैसे ही इस पर दोस्तों बाह्य बल लगाया जाता है तभी इसका संवेग हमारा परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सी वाला। यानी जब तक निकाय पर कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स कार्य नहीं करता है सिस्टम पर, तब तक उसका जो मोमेंटम है वो कन्वर्ज रहता है यानी संरक्षित रहता है। अब आपके लिए 30वां क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि एम द्रव्यमान का पिंड ऐसी लिफ्ट में रखा है जो ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो लिफ्ट पर कार्य करने वाला बल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक लिफ्ट के अंदर एम द्रव्यमान का भार रखा हुआ यानी द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, वह है दोस्तों ए लिफ्ट है, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है। तो आपको बताना है इस पर दोस्तों जो टोटल बल लगेगा यानी कि कुल कार्य बल है वो कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा यानी कि यदि कोई हमारी वस्तु यानी स्वतंत्र होती है तो उसका भार नीचे की ओर एम जी होता है। तो इसको दोस्तों भार को यानी कि संतुलित करने के लिए ऊपर एक तो बल लगेगा एम जी, और दूसरा दोस्तों इसको ए त्वरण से गति कराया जा रहा है। तो ए त्वरण से यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर फोर्स लगता है हमारा एम ए, ये भी दोस्तों ऊपर की ओर लग जाएगा। तो ये दोनों ही बल दोस्तों एक डायरेक्शन में है, तो हमारा जो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा आर यानी टोटल कार्यरत बल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एम जी प्लस में एम ए। यानी दोस्तों ये जो इसका भार है वो नीचे की ओर है, इसको संतुलित करने के लिए एक तो ऊपर की ओर फोर्स एम जी लगेगा, और दोस्तों दूसरा ए त्वरण से यह ऊपर की ओर जा रही है तो दूसरा फोर्स लग जाएगा हमारा एम ए। तो आर इक्वल हो जाएगा एम जी प्लस एम ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, नहीं आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 31वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 200 ग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान 1 kg हो तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ आएगी। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि ये हमारी कोई बंदूक है, इससे दोस्तों एक गोली निकलती है, उसका जो आपको वेलोसिटी दी हुई है वो 5 दी हुई है, और इसका जो मास दिया हुआ है दोस्तों 200 ग्राम यानी 0.2 kg आपको दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि दोस्तों ये जो बंदूक है वो पीछे की ओर किस संवेग से यानी किस वेलोसिटी से गति करेगी यदि इसका जो मास है वो 1 है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि यानी दोस्तों ये जो हमारा गति का तृतीय नियम है, जितना संवेग दोस्तों गोली का होगा उतना ही संवेग हमारा बंदूक का भी होगा। तो दोस्तों बंदूक का संवेग अपन मान लेते हैं इसका मास है 1, और वेलोसिटी अपन मान लेते हैं इसकी v, तो ये हो गया दोस्तों इसका संवेग। और दोस्तों ये इक्वल हो जाएगा गोली के संवेग के बराबर, यानी इसका संवेग हो जाएगा एम वी यानी एम गुणा 0.2। तो दोस्तों यहाँ से अपन यदि वेलोसिटी का मान निकालेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी ये हमारा जो बंदूक है एवं जो गोली है उन दोनों के संवेग को यदि इक्वल रखेंगे तो हमारा वी का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि रॉकेट का इंजन रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, क्योंकि रॉकेट से अत्यधिक वेग से निकलने वाली गर्म गैसें पृथ्वी के विरुद्ध कार्य यानी बल लगाती हैं, या हवा के विरुद्ध बल लगाती हैं, या रॉकेट के विरुद्ध प्रतिक्रिया बल लगाती हैं तथा उसे ऊपर धकेलती हैं, या हवा को गर्म करती हैं जो रॉकेट ऊपर उठती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों जो हमारी रॉकेट से अत्यधिक वेग से दोस्तों जो गैस निकलती है वो गैस क्या करती है कि दोस्तों ये जो हमारी रॉकेट है उस पर प्रतिक्रिया बल लगाती है। यानी दोस्तों यदि v वेलोसिटी से ऊपर आ रही है तो ये ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाती हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारी जो रॉकेट है या वो ऊपर उठ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी रॉकेट के विरुद्ध प्रतिक्रिया बल लगाती हैं तथा ऊपर धकेल देती हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 33वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि संवेग का सबसे निकट संबंध होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा मोमेंटम होता है उसका क्लोजली रिलेटेड यानी दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ने आवेग से। दोस्तों आपको पता होगा आवेग क्या है, कि आवेग दोस्तों संवेग में परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। दोस्तों यानी कि हमारा कोई पदार्थ है उसका संवेग पहले P1 था और बाद में P2 था, तो दोस्तों हमारा जो P2 माइनस का जो P1 है वही हमारा आवेग होता है। तो इसको दोस्तों आई से डोनेट करते हैं, तो जो हमारा आवेग इक्वल टू होता है वो P2 माइनस P1 यानी डेल्टा P होता है नहीं संवेग। तो इस प्रकार जो संवेग के सबसे निकट हो जाएगा वो कौन सा जाएगा, आवेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 34वां क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक वायुयान 300 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, यदि वायुयान पर कार्यरत सभी बल संतुलित हो तब। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोई हमारा जो
वायुयान है वो इस वेलोसिटी गति कर रहा है, उस पर दोस्तों कार्य सभी बल संतुलित यानी संतुलित हो जाते हैं, यानी दोस्तों ऐप का मान 0 हो जाता है। तो आपको बताना है कि वह उसी वेग से गति करेगा या वह आकाश में उसी बिंदु पर घूमता रहेगा, वह उस दोस्तों नीचे गिर जाएगा या वह धीरे धीरे गति करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी वह उसी वेग से गति करेगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया, वह बल संतुलित हो जाता है, यानी बल का मान 0 हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी होता है, यानी दोस्तों यदि एफ का मान 0 है यानी संवेग में परिवर्तन दोस्तों हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि पी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और आप जानते हैं पी इज इक्वल टू होता है एम वी, यदि पी कांस्टेंट है तो दोस्तों इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी वह उसी वेग से गति करता रहेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी यदि उस पर सभी कार्य बल संतुलित हो जाते हैं तो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, इसमें क्या दिया हुआ कि रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। दोस्तों यही हमारा पहले वाला क्वेश्चन होगा दोस्तों, जो जेट इंजन का मान लेते हैं या रॉकेट की गति, दोस्तों दोनों ही एक ही प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं, वो होता है हमारा रेखीय संवेग। तो दोस्तों रॉकेट पूछे चाहे जेट इंजन पूछे, दोस्तों आपको रेखीय संवेगीकरण होगा, दोनों रेखीय संवेग के संरक्षण पर आधारित होती हैं। अब हमारा 36वां क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या कहा गया है कि एक जेट यान हवा में उड़ता है क्योंकि, यानी दोस्तों हमारा जो जेट यान है वो हवा में उड़ता है, वो आपको बताना है किस कारण उड़ता है। उच्च गति से चलने वाले पिंडों पर गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता, या जेट द्वारा प्रणोद गुरुत्वीय बल को संतुलित कर देता है, या पंखों के चारों ओर हवा के बहाव के ऊपर के कारण बल ऊपर की ओर लगता है और जो गुरुत्वीय बल को संतुलित कर देता है, या यान के आयतन के तुल्य वायु का भार यान के भार से अधिक होता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जेट द्वारा उत्पन्न प्रणोद गुरुत्व बल को संतुलित करता है। यानी दोस्तों हमारा जो जेट होता है, इसका जो ईंधन यानी दोस्तों बाहर की ओर निकलता है, तो ये जो प्रतिक्रिया बल लगाता है या अपन बोलते हैं जो प्रणोद होता है, जो रिएक्शन होती है दोस्तों, उसके कारण यह ऊपर की ओर गति करता है। तो हमारा जो जेट इंजन होता है वो हवा में जेट द्वारा उत्पन्न प्रणोद गुरुत्वीय बल को संतुलित करता है, तो इसका कारण वह गति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37वें क्वेश्चन में आपको क्या दिया है दोस्तों, 37वें क्वेश्चन में कि एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत रहेगी। यानी दोस्तों आपको क्या कहा गया कि यदि कोई वस्तु है उसका मोमेंटम दोस्तों यानी कांस्टेंट रहता है, तो आपको बताना है कि इसकी कौन सी राशि नियत रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि एफ का मान 0 हो या आपको दिया हुआ हो कि पी का मान कांस्टेंट हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में वी का मान भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं पी इज इक्वल टू होता है हमारा एम वी। यदि हमारा वी कांस्टेंट है तभी पी कांस्टेंट होगा। तो इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी यदि किसी वस्तु का संवेग नियत है तो दोस्तों उसका जो वेलोसिटी है यानी वेग है दोनों वो भी नियत रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है 150 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिमान है। जब इस पर 0.1 सेकंड तक बल कार्य करता है तब आवेग होगा। दोस्तों आपको पता होगा कि जो आवेग का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है, और दोस्तों हमारा एफ इज इक्वल टू होता है वो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी या टी होता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो एफ इज इक्वल टू यानी दोस्तों आई इज इक्वल टू हो जाएगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा, नहीं दोस्तों डेल्टा पी की जगह अपन एफ इंटू टी रख देंगे, तो आई इज इक्वल टू जाएगा हमारा एफ इंटू टी। और दोस्तों यहाँ पर आपको एम दिया हुआ है और आपको ए दिया हुआ है, और हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू होता है हमारा एम में। तो यहाँ पर दोस्तों एफ की जगह अपन एम में रखेंगे, तो हमारा जो आई का फॉर्मूला हो जाएगा इनकी आवेग का फॉर्मूला हो जाएगा वो एम ए इंटू टी हो जाएगा। एंड दोस्तों मास एसिलेशन और समय तीनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आवेग प्राप्त हो जाएगा। तो आवेग को निकालने के लिए दोस्तों हमारा 150 ग्राम दिया हुआ है, यानी हो जाएगा हमारा 0.15 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, त्वरण में दिया हुआ है 20, और दोस्तों जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.1। तो यदि इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्राप्त होता है 0.3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों जो आवेग में प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 0.3 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 39वां क्वेश्चन है, निम्न में
किस स्थिति में बल की आवश्यकता नहीं होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आपको 4 कंडीशन दी हुई है, तो उसमें आपको बताना है कि किस में बल की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कण का संवेग स्थिर रखने में हमें बल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो F इक्वल टू होता है वो dp अपॉन में dt होता है। यदि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा संवेग यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी डेल्टा पी का मान 0 जाएगा, यानी कि संवेग में परिवर्तन नहीं होगा, तो यानी संवेग में परिवर्तन का मान 0 हो जाएगा। यदि ये 0 हो जाएगा तो बल का मान भी 0 हो जाएगा, यानी कि बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों यही आपको पूछा गया है कि बल की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है कण का संवेग स्थिर रखने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 40वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि एक चोर वी भार का एक संदूक जिसमें कीमती सामान है अपनी पीठ पर रखकर ले जाते हुए एच मीटर ऊंची दीवार से नीचे कूदता है, तो पृथ्वी पर कूदने से पहले वह निम्न भार अनुभव करेगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि कोई एक चोर है, वो डब्लू भार को यानी ले जाता है और एच ऊंचाई से कूदता है। तो दोस्तों कूदते समय यानी ठीक पहले आपको बताना है कि उस पर भार यानी वह कौन सा अनुभव करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों कूदने से तुरंत पहले यानी दोस्तों वह स्वतंत्र रूप से नीचे आ रहा होगा। तो दोस्तों आपने पता होगा कि यानी जब कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उस समय उसका जो भार होता है वो हमारा होता है 0। तो दोस्तों हमारा जो चोर होगा, जो वह भार अनुभव करेगा उसका मान हो जाएगा 0, क्योंकि दोस्तों वह जब भी कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उस समय उसका भार होता है 0। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां। इसमें क्या कहा गया है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से नियत गति करती है। अब इस पर एक बल 4 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, जिससे इसका वेग परिवर्तित दिशा में 2 मीटर पर यानी विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है कि एक 10 केजी का दोस्तों एक वस्तु है, वो दोस्तों पहले इधर यानी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। दोस्तों इस पर एक फोर्स कार्य करता है 4 सेकंड के लिए, तो उसके कारण क्या होता है कि यह विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड से गति करने लग जाती है। तो आपको बताना है एक्सीलरेशन है। तो दोस्तों त्वरण आपने पढ़ा होगा वेग में परिवर्तन बटे समय। दोस्तों वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, पहले दोस्तों 10 वेलोसिटी से इधर थी, अब 2 से इधर हो गया, यानी कि माइनस का 2 हो गया। तो दोस्तों इसका जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 माइनस के v1 हो जाएगा, और समय कितना है दोस्तों आपको दिया हुआ है 4 सेकंड, ऊपर इस और समय से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों v2 का मान रखेंगे अपन माइनस का 2, और v1 का मान रखेंगे माइनस ये हो जाएगा 10 है, और दोस्तों t का मान अपन रखेंगे 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4 है। तो यानी दोस्तों माइनस के 12 में यदि अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3 निकल कर आ जाएगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों इसकी जो वेलोसिटी में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी दोस्तों वेलोसिटी का मान कम हुआ है, तो जो परिवर्तन होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा माइनस के 12, क्योंकि दोस्तों 0 होकर यह विपरीत दिशा में चलने लगी है। तो कितना कम हो गया माइनस के 12, कितने सेकेंड में 4 में, तो इसका त्वरण हो जाएगा माइनस के 12/4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक लिफ्ट में खड़ा है, किसी स्थिति में उसका भार वास्तविक भार से कम है जब। इन दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक व्यक्ति है वो किसी लिफ्ट में खड़ा है और उसका दोस्तों जो भार है वो वास्तविक भार से कम महसूस करता है, यानी कम है। तो आपको बताना है कि वह नियत त्वरण से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, या नियत वेलोसिटी से ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी लिफ्ट नियत त्वरण से नीचे आ रही है, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई वस्तु इस ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो उस पर जो टोटल त्वरण होता है दोस्तों वो जी प्लस ए हो जाता है। यदि यह ए त्वरण से नीचे आ रही है तो उस समय कंडीशन में उसका त्वरण जी माइनस ए हो जाता है। यानी दोस्तों इसका भार हम जानते हैं एम जी होता है। तो यदि दोस्तों जी का मान कम कौन सी कंडीशन में हो रहा है, जब नीचे आती है, तो जब यानी दोस्तों लिफ्ट यानी ए त्वरण से नीचे आएगी तब उसका जो वास्तविक भार हो जाएगा वो, यानी कि दोस्तों उसका जो भार होगा वो वास्तविक भार से कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के 43वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वेलीवेटर एलिवेटर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जी त्वरण से जा रहा है, एम द्रव्यमान का यात्री द्वारा एलिवेटर के तल पर लगाया गया बल होगा। यानी दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि एक एलिवेटर है, उसमें एम द्रव्यमान का मास रखा हुआ है, व्यक्ति यात्री है, यदि यह जी त्वरण से ऊपर जा रही है तो आपको बताना कि उस यानी उसके द्वारा कितना बल लगेगा इसकी सतह पर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि दोस्तों इसका एक तो भार होता है हमारा एम जी, वो
उसके कारण इसको ऊपर की ओर mg कार्य करना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है कि दोस्तों इसको जी त्वरण से यह ऊपर जा रही है, तो उसके कारण जो बल लगेगा वो mg हो जाएगा। तो टोटल बल हमारा हो जाएगा mg प्लस mg हो जाएगा हमारा 2mg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आज के 44वें क्वेश्चन में क्या है कि द्रव्यमान m की एक वस्तु v वेग से एक दीवार से टकराती है तथा टकराकर उसी चाल से वापस लौट आती है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हुआ कि एक दीवार है, उस पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से टकराती है और टकराने के बाद दोस्तों वह उसी वेलोसिटी फिर से यानी विपरीत दिशा में गति करती है। तो दोस्तों इसका संवेग में परिवर्तन आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों v2 का मान हो जाएगा हमारा हमारा माइनस के v, यदि v का मान यदि v है। यानी दोस्तों पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी, बाद में हो गई विपरीत दिशा में, तो जो वेलोसिटी का जो चिन्ह हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों वेलोसिटी में परिवर्तन कितना होगा हमारा, हो जाएगा v माइनस के v। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि ये हो जाता है हमारा 2v, यानी वेग में परिवर्तन कितना हो गया 2v। दोस्तों हम जानते हैं संवेग होता है वो हमारा m इंटू डेल्टा v होता है। तो m का मान है ये हमारा m हो गया, v का मान है 2v हो गया, डेल्टा v का मान है। तो दोस्तों ये हमारा संवेग में परिवर्तन हो जाएगा वो जाएगा 2mv। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है। जब किसी गतिशील वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाता है तो, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई गतिशील वस्तु है, यदि इसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर अपन 2v यानी दुगुना कर दें, तो आपको बताना है इसका जो कौन से यानी राशि का मान दुगुना हो जाएगा। त्वरण दोगुना हो जाएगा, संवेग दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी होगी या स्थितिज ऊर्जा दोगुनी होगी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों जो संवेग होगा वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग इज इक्वल होता है हमारा mv। यदि v को दोस्तों अपन दो गुना कर देंगे तो हमारा संवेग भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यानी दोस्तों 2 पार्ट में हम इसके 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को कर लें। और दोस्तों आप न्यूअर्स है तो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ या कह देता हूँ, दोस्तों आप अपनी एग्ज़ाम यानी जो पढ़ाई है उसको आज ही से रेगुलर कर लें। और दोस्तों आज से नियमित रूप से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो आप आसानी से नेवी एंड एयरफोर्स के एग्ज़ाम को आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर लें, आपके लिए आज अच्छा समय है, नववर्ष यानी दोस्तों नए साल आज। तो दोस्तों आज से अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर लें। जय हिंद दोस्तों।